ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम। सर मुझे याद नहीं। तब याद करके आइए। मैं बताऊं? प्रथमेश जी, Sir, what was the question? We have to solve this. नहीं, this is not for you. This is for actually previous batch. Sir, what was the question? प्रथमेश है कनेक्टेड। प्रथमेश जी बताइए। नहीं कन्वर्ट। तो प्रथमेश जी कोई भी दो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज बताइए। Some fundamental quantities. हाँ, Some mass, length, time. सौम्या जी। So your screen is not visible. Sir, may I tell? स्क्रीन विजिबल नहीं है। It should be visible screen. Yes, sir, screen is visible. Sir, screen is visible properly. चलिए ठीक है। सौम्या जी। सौम्या बेल जी। If I call anyone names, please reply. आप reply नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप connected ही नहीं है। ठीक है, तो reply कीजिए। अगर आपको आता है तो वैसे, नहीं आता है तो वैसे बताइए। बट आप reply नहीं करेंगे इसका ये assumption होगा कि आप connected नहीं है, मतलब आपको क्लास से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा फिर। चलिए ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोगों ने देखी थी लास्ट क्लास में। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटीज। ये 7 सब फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। उसके साथ साथ हम लोगों ने दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी देखी थी। तो दिस वाज समथिंग दैट वी हैड स्टडीड इन द लास्ट क्लास। So now we'll study the next term, that is derived physical quantities. So the quantities which are obtained from fundamental quantities are known as derived quantities. Basically वो सारी quantities जो इन fundamental quantities पे dependent है, या अगर मैं और भी simple language में बोलूं तो all the quantities except fundamental quantities So we have to write. लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा ना। एज यूजुअल हम लोग रोज जो हमने किया वही सेम चीज हम लोग करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखने के लिए मैं टाइम देते रहूंगा बीच बीच में। तो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, सारी फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेप्ट द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे किसी गाड़ी की आप स्पीड निकालते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, कोई चीज का वॉल्यूम, Weight. फिर एरिया, फोर्स, एनर्जी,
ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक बेसिक क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। इसके लिए सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें दे आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। So these are all examples of derived physical quantities. These are examples of derived physical quantities. ठीक है, तो जो भी क्वांटिटीज फंडामेंटल में नहीं है वो सारी क्वांटिटीज क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो एक और डिस्टिंक्शन है हम लोगों का, दैट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। So we have a distinction that is scalar quantity or vector quantity. So what is a scalar quantity? So the physical quantities which can be described completely by their magnitude only. Magnitude यानी क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा दूसरा क्या ऑप्शन है, वेक्टर क्वांटिटीज में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए क्या? नहीं, तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमको क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल और साथ ही साथ डायरेक्शन। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों भी है तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वी हैव स्केलर क्वांटिटीज एंड देन वी हैव वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटीज के, अब जैसे कोई एग्जांपल क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर कहां पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी का सबसे कॉमन एग्जांपल जो मेरे को समझ में आता है वो है मास। किसी चीज का मास बताना है, मान लीजिए हमको देवांश जी का मास बताना है। देवांश जी कितना मास है आपका? देवांश जी कहाँ है? अभी देवांश जी वजन गिनने चले गए। देवांश जी कितना मास बताइए, अप्रोक्सीमेटली कितना मास है देवांश का? सर नहीं पता। अरे वाह, पता ही नहीं है। अच्छा, कौन बताएगा, किसको पता है? नैतिक बताएंगे आपका, आपका मास कितना है? 34 केजी है, ऐसा नैतिक जी ने बोला शायद कि नैतिक जी का पता है। नैतिक जी ने बता सर दिया 45 केजी। चलिए ठीक है, नैतिक जी के 34 केजी के मास से हम शुरू करते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि नैतिक जी की जब आप वजन करने के लिए, जब आप वजन कांटे पे, जब आप मास गिनने के लिए आप कांटे पे खड़े हैं, तो क्या आप ऊपर देख रहे, आगे देख रहे हैं तो वजन अलग आ रहा है? क्या आप बाजू में देख रहे हैं तो वजन अलग आ रहा है? या नीचे देख रहे हैं तो वजन अलग आ रहा है? तो कहाँ देख रहे हैं इससे वजन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मास को कोई फर्क पड़ता है, आप किस तरफ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरफ देखते हुए करो मास सेम है। मास का कोई डायरेक्शन नहीं है कि 45 किलो 45 केजी नॉर्थ, 34 केजी नॉर्थ, या ऐसा साउथ, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। बट वहीं पे वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है फोर्स। फोर्स को डायरेक्शन चाहिए। अब मान लीजिए कोई मस्ती कर रहा है, मैंने उसको एक कान के नीचे लगाई, तो अब मैंने इधर वाले गाल पे हिट किया कि इधर वाले गाल पे हिट किया, तो अगर मैं इधर मारूंगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा, बट अगर मैं इधर मारूंगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा। तो वो डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों चीजों में फर्क है ना। ऐसे मारने में अलग डायरेक्शन है, अलग फोर्स लग रहा है, ऐसे मारने में अलग डायरेक्शन, अलग फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ फोर्स मैंने मारा से सफिशिएंट नहीं है, मैंने कैसे मारा, मैंने ऐसे सामने से मारा कि मैंने साइड से मारा कि कहां से मारा, तो वो डायरेक्शन भी उसके साथ चाहिए, तब उसका कंप्लीट मीनिंग होगा। तो वो कंप्लीट मीनिंग होने के लिए क्या चाहिए, उसको डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो ऐसे क्वांटिटीज क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। हाँ बोलिए सर। तो फिर जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है 4 वो भी वेक्टर क्वांटिटी में आएंगी क्या? सॉरी सर, जो 4 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है वो भी वेक्टर क्वांटिटीज में आएंगी क्या? कौन से इसमें डायरेक्शन में समझ में नहीं आ रहा, कौन से पढ़ी डायरेक्शन? सर जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो भी वो सिर्फ डायरेक्शन से,
वो तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना, नॉट एक डायरेक्शन, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। वेक्टर कौन हो सकता है? वेक्टर होने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी तो होना ही पड़ेगा ना। अगर फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है कोई चीज तो वो वेक्टर या स्केलर का मतलब ही नहीं आता। तो कोई क्वांटिटी का वेक्टर होने के लिए उसको पहले फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। नॉट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नॉट तो एक डायरेक्शन है सिर्फ। ओके सर, थैंक यू सर। स्केलर में क्या है आदित्य जी, देखिए ऐसी चीजें जिनके डायरेक्शन की, जिनको समझने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने बोला मास सबसे कॉमन एग्जांपल है कि आप कोई चीज का मास गिनते हैं तो उसको किस डायरेक्शन में गिन रहे हैं, किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं बोलते कभी भी 30 केजी नॉर्थ या 30 केजी आगे देखते हुए, 40 केजी पीछे देखते हुए, 50 केजी साइड में देखते हुए। तो ऐसे अलग अलग मास नहीं आते हैं। तो डायरेक्शन को मास को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी चीज जिसको समझने के लिए सिर्फ उसकी वैल्यू सफिशिएंट है। मास 30 किलो है, 40 किलो, ये सफिशिएंट है। 30 किलो किस तरफ है, 40 किलो किस तरफ, उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, there is no need to know or specify their directions, ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर तो जैसे अगर अपन लेंथ ले तो फिर अगर किसी को अपनी डायरेक्शन देने तो बोले ना मैं तुम्हारे 3 किलोमीटर नॉर्थ हूँ, तो सर फिर वो वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आएगा क्या? 3 किलोमीटर नॉर्थ अगर आपने बोल दिया तो वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। 3 किलोमीटर नॉर्थ आपने बोल दिया तो दैट इज नॉट डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअली हम लोगों ने क्वांटिटी सारी पढ़ी नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटीज लिस्ट आउट नहीं की। पर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे दो अलग अलग क्वांटिटीज है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मैंने उल्टा बोला, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो 3 किलोमीटर बोला तो वो स्केलर है, वो डिस्टेंस हो गया। 3 किलोमीटर नॉर्थ बोल दिया तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो वेक्टर। ओके। सेम चीज स्पीड में भी होती है। स्पीड जो है वो स्केलर है, बट वेलोसिटी बोलते हैं वो वेक्टर। अच्छा, तो अगर 40 किलोमीटर पर आवर से साउथ में हेड कर रहा है तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वो आपने वेलोसिटी बोल दी, आपने जब 40 किलोमीटर पर आवर साउथ बोल दिया तो वो वेलोसिटी होगी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी वो वेलोसिटी हो गया, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर से मैं जा रहा हूं ऐसा बोल दिया मैंने तो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो स्पीड होगी, वो वेलोसिटी नहीं है। ओके सर, ठीक है ना। इसका सवाल है कौन इससे बात कर रहा है, थोड़ा नाम अपने याद रखने की कोशिश करूंगा मैं। मुझे नाम थोड़े लेट याद होते हैं, धीरे धीरे याद होते हैं। किससे बात कर रहा था मैं अभी, नाम जरा बताएंगे आपको कौन है? सर अंशुल लड्डा। अंशुल लड्डा, चलिए ठीक है अंशुल, समझा आपको ये? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करेंगे यूनिट्स की। व्हाट आर द यूनिट्स? तो हमने सर आपने एक्सेलरेशन क्यों लिखा? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन भी लिखा। एक्सेलरेशन क्या होता है अगर ये आप लोगों को अभी आइडिया नहीं है तो वो हम लोग कुछ समय में शॉर्टली सीखेंगे। कुछ समय में बस थोड़ा टाइम है तो विल स्टडी दैट। ठीक है ना। तो अब यूनिट्स, हम लोग कोई भी टर्म पढ़ते हैं जैसे मास, तो उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट इज किलोग्राम। इसके अलावा ग्राम, मिलीग्राम, ये सब क्या है उस क्वांटिटी के यूनिट्स है। ठीक है ना। तो हर एक क्वांटिटी के बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स रह सकते हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 10, किसी के 50, सबके अपने अलग अलग यूनिट्स रह सकते हैं। वो यूनिट क्या करते हैं, वो क्वांटिटी को, उसकी वैल्यू को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। जैसे सिर्फ मैंने बोला किसी चीज का मास 50 है, तो 50 क्या, 50 किलोग्राम, 50 ग्राम, 50 मिलीग्राम, क्या 50 क्या, तो वो क्या जो है दैट इज द यूनिट, वो स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है।
सिर्फ 50 बोलने से हमें समझ में नहीं आएगा क्या है। 50 किलो है तो वो एक पर्सन का मास हो सकता है, 50 ग्राम है तो वो शायद कोई बुक का मास हो सकता है, 50 मिलीग्राम है तो वो कोई बहुत ही छोटी सी चीज है, उसका किसी का मास हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है बेसिकली। तो इस तरीके से हमें क्या होना चाहिए कि वो पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है। तो यूनिट क्या करता है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू, हमने देखा था न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके साथ आपको चाहिए एक यूनिट, ठीक है ना। अब क्या है हमारे पास, क्या है यूनिट्स के लिए अलग अलग सिस्टम बनेंगे। जैसे अभी तो हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, जो फंडामेंटल Excuse me, sir. क्वांटिटीज। हाँ बोलिए। सर फिर वेट भी वेक्टर क्वांटिटी है ना? वेट भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेट एक्चुअली जो है ना, वो अब हम लोग जब फोर्स पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वेट। बट वेट इज अ वेरी कॉमनली wrongly used quantity। आप बोलते हैं कि भाई मेरा वेट 30 kg है, मेरा वेट 40 kg है, तो that is a completely wrong statement। weight is never measured in kgs। what is measured in kgs is mass। weight and mass are two different things, ठीक है। तो what is weight, that is something we will study separately, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। मास अलग है, वेट अलग चीज है, ठीक है। Okay, sir. वेट जो है वो वेक्टर है, मास जो है वो स्केलर है, ठीक है। जैसे हमने अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी। Yes, sir. Thank you, sir. अभी हमने मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स करा। यानी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना लिया है, जहां पे हमको यूनिट्स हम लोगों ने देखे ना, जैसे मास का स्टैंडर्ड यूनिट देखा, ऐसा यूनिट क्या था हमारा, किलोग्राम था, लेंथ का मीटर था, टाइम का सेकंड था। अकॉर्डिंगली हमने सारे क्वांटिटीज के यूनिट्स देखे। उसी तरीके से हम उसमें डिराइव्ड क्वांटिटीज के भी यूनिट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब एसआई सिस्टम तो अभी हम यूज कर रहे हैं, बट हमारी पुरानी आदतें बहुत लोगों की नई नहीं है। पुरानी कौन सी आदतें थी हमें ये भी पता होना चाहिए। तो उसमें एक सिस्टम हम यूज करते थे मेट्रिक सिस्टम, जिसको हम लोग साथ में बोलते थे एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस, एमकेएस में एम यूज्ड टू स्टैंड फॉर मीटर, K used to stand for kilogram, and S used to stand for तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम है जो हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअली मैंने कुछ बताया ही नहीं एमकेएस सिस्टम में, रिपीट करने के लिए आपने कंप्यूटर में पहले वो भी रिपीट कर लीजिए, कंप्लीट यानी है ही नहीं इसमें कुछ। एमकेएस सिस्टम है तो अगर कहीं पे आप मास का यूनिट किलोग्राम यूज कर रहे हैं, लेंथ का यूनिट मीटर यूज कर रहे हैं और टाइम का यूनिट सेकंड यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया एमकेएस सिस्टम। दैट इज एमकेएस सिस्टम, जहां पे आप मास का यूनिट मीटर्स, सॉरी मास का यूनिट मीटर्स बोल रहा हूं, तो मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर्स और टाइम का यूनिट सेकंड यूज करते हैं। उस सिस्टम को हम लोग एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर टेम्परेचर कौन से क्वांटिटी में आएगा? देखिए आप थोड़ा सा फर्क समझने की कोशिश कीजिए। टेम्परेचर हर सिस्टम में आएगा। आप हर सिस्टम में मास गिनते हैं, हर सिस्टम में टेम्परेचर गिनते हैं, हर सिस्टम में आप लेंथ गिनते हैं, हर में टाइम गिनते हैं, हर में सब कुछ गिनते हैं। हर एक सिस्टम में सभी चीजें गिनते हैं। जैसे अभी 1-2 मिनट आपका मैं सवाल कभी जवाब दूंगा। सीजीएस सिस्टम में सी जो स्टैंड करता है दैट इज सेंटीमीटर्स, G stands for gram, S stands for second। तो बेसिकली अगर कहीं पे आपने लेंथ को मीटर में गिना और मास को किलोग्राम में गिना, तो आपने कौन सा सिस्टम यूज किया? एक तरीके से एमकेएस सिस्टम यूज किया। अगर वही सवाल में आपने मास को ग्राम में गिना, लेंथ को आपने सेंटीमीटर में गिना, तो आपने कौन सा सिस्टम यूज किया? आपने सीजीएस सिस्टम यूज किया है। तो बेसिकली आप किस क्वांटिटी को इस यूनिट में देखते हैं, उसके हिसाब से उसका सिस्टम यानी कौन से सिस्टम में यूज हो रही है ये आपका डिफाइन होता है। तो टेम्परेचर जो है वो एमकेएस में भी कोई ये यूज करते होंगे, सीजीएस में भी यूज करते होंगे। आई थिंक सो शायद टेम्परेचर इज कॉमनली यूज्ड विद द केल्विन इटसेल्फ,
बट अगेन जैसे मैंने बोला कि आई एम आल्सो नॉट श्योर कि वो हम लोग यूज अभी करते नहीं है, पुराने सिस्टम्स का है, तो इसमें बचे हुए वैल्यूज के लिए क्या डिफाइन था वो मुझे भी पता नहीं है, तो हमको ये 3 के ही पता रहने चाहिए। अभी तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अभी तो हम लोग एसआई सिस्टम यूज करते हैं जिसमें जो टेम्परेचर है दैट इज मेजर्ड केल्विन। सर हाँ तो फिर मोस्ट बुक्स में तो मतलब ह्यूमन बॉडी का वो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बताते हैं, तो फिर ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिससे अपन केल्विन से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, सब कन्वर्ट करने के फॉर्मूलाज हैं, बट वो जब हम लोग उस चीज पे आएंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम लोग वो चीज पढ़ ही नहीं रहे कि कन्वर्जन कैसे करना है। अब हम Okay, कन्वर्जन sir. करेंगे, फिर क्वेश्चंस करने चले जाएंगे तो फिर हमारा जो भी पढ़ना है वो रह जाएगा। तो उसका जो फॉर्मूला है हम लोग वो जब वो पढ़ेंगे तब उसका दैट इज देयर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, so we will not this chapter but amongst the next chapters we are going to do that. एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर अगर सेकंड दिया गया होगा तो फिर वो कौन से सिस्टम में आएगा, एमकेएस या सीजीएस? सॉरी सर अगर सेकंड दिया गया होगा तो फिर एमकेएस सिस्टम में रहेगा या सीजीएस सिस्टम में रहेगा? दिया है आपको, सिर्फ टाइम का यूनिट सेकंड दिया हुआ है, तो वो कोई सिस्टम उसका फिक्स नहीं है, किसी भी सिस्टम में जा सकता है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एमकेएस सिस्टम और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सीजीएस सिस्टम, ऐसा कोई ये नहीं है कि इसी का है। नेक्स्ट इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस इज द ब्रिटिश सिस्टम, जनरली वहां पे यूज होता था। सो उसमें एफपीएस में एफ स्टैंड्स फॉर P stands for pounds, and S stands for seconds. Fahrenheit pound second. F is feet. So F is feet, P is pounds, and S is seconds. Clear है? So that is the FPS system or the British system. Actually, feet in a plural form होता है, उसका singular form is हाँ इसने कुछ पूछना चाहा है शायद। The next is international system of units. तो ये जो चीजें ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स बताए, तो वो जो चीज है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना? मैं कल एक वीडियो की बात कर रहा था, वो वीडियो ये वाली है। ऑडियो आ रहा है क्या? मेरे को ऑडियो नहीं आ रहा है एक्चुअली। नो सर, सर ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अपन बाद में देखेंगे वीडियो, ऐसा कोई अभी अपन जो पढ़ रहे हैं उससे कनेक्टेड नहीं है, अपन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास में अलग से वीडियो डिस्कस पे कनेक्ट करके करेंगे। सर आप इसकी लिंक शिखर वाले चैट वो चैट में डाल सकते हो? यस क्लास में देखेंगे, थोड़ी बढ़िया होगी, इसे लिंक डालने से नहीं होगा, उसमें क्या क्या चीजें वो भी मैं सबको बताना चाहूंगा। अभी आप लोग ये टर्म्स नोट कर लीजिए जो हम लोगों ने शुरू की थी, ये टर्म्स आप लोग नोट करते जाइए।
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के आगे का जितना भी हमने लिखा है वो पूरा ही नोट करना है। सर ये सब लिखना है? हाँ नोट करना है, मुझे तो वही बोला, नोट करने का और क्या मीनिंग है? सर फुल सेंटेंसेस लिखने हैं क्या सबके? हाँ सर पूरा लिखना है क्या, फुल सेंटेंस लिखना है क्या? यस पूरा लिखना है इसमें, इसमें कुछ स्किप करने वाला नहीं है। डेफिनेशन से जरूरी है, केवल लिख के सिर्फ लिखना नहीं है, नहीं याद भी होनी चाहिए। Sir, things you have write in the marker, we have to write that also. एक सेकंड, सार्थक जी की आवाज नहीं, मुझे क्या बोला सार्थक जी ने? सर आपने जो मार्कर वो भी लिखना है? हाँ मार्कर से जो लिखा है वो भी लिखना है। यस सर ये अभी सबमिट करना है? नहीं अभी सबमिट नहीं करना है। सर सीक्वेंस सर चलो चलो ठीक है, आगे फटाफट लिखो 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 लिखो। असाइनमेंट है उसमें एक्सरसाइज हम सॉल्व करके वो अभी सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने रहेगी तब आपको बता दिया जाएगा। अभी तो वो सिर्फ मैंने अपलोड कर दिया है कि आपके पास रहे वो नोट्स। अभी जो असाइनमेंट अपलोड हुई है, यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग आउट ऑफ इट नाउ। व्हेनेवर यू नीड टू सॉल्व, आई विल गिव यू एन अपडेट कि आपको ये उसमें से सॉल्व करना है करके। क्या नाम है इसका प्रोफाइल में ध्यान नहीं, नितिन होली जी करके। आपने लिख तो लिया, बट आपने जब मैं पढ़ा रहा था तब लिखा, तब जाके आपके नोट्स कंप्लीट हुए इतने जल्दी। अब क्या फायदा हुआ इतनी जल्दी नोट्स कंप्लीट करके भी? यू हैव टू
sit down or waste your time or get distracted with something else. तो इस तरह से जब मैं पढ़ रहा था तब वो सुनते थे और अभी ये करते थे तो it would have been better. जिनका जिनका हो गया नोट करना वो डन करके लिखते जाओ तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं. Sir, please. सर 1 मिनट Sir, vector Sir, 1 वेक्टर minute. क्वांटिटी बाकी है. Yes, sir. vector. So 1 minute, 1 minute. ये लगे तो वो स्क्रीनशॉट ले ले फिर बाद में आराम से लगे तो फटाफट नोट कीजिए काफी सारे लोगों को इतना हो चुका है नोट कीजिए Sir, I फटाफट. am on class on computer, so I can screenshot. So that unit is remaining mine. हाँ सर वो यूनिट वाला मेरा रह गया कितना? अब वो लास्ट में मैं याद नहीं होगा मैं लास्ट में दिखा दूंगा वापस अब आगे की उसकी जगह छोड़ के आगे का. ठीक है, ठीक है. सर वो टेम्परेचर इज इक्वल टू केल्विन लिखना है क्या? नहीं नहीं ये लिखने की जरूरत हाँ सर डन. सर डन. just a second. चलिए वेट 1 मिनट.
Sir, can you please? Sir, can you please show that units? Sir, please scroll down. कुछ है ही नहीं इसके नीचे, इतना ही है जो लिखना है। Done, sir. चलिए अब किसी का बचेगा तो एंड में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टर्म दैट इज लेंथ। सो व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ? तो लेंथ डिफाइंड कैसे है हमको उसमें जाना नहीं है, डेफिनेशन में क्या है वो आप लोग 11th में पढ़ते हो, बट लेंथ इज डिफाइंड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। लेंथ जो है, लेंथ यानी क्या हो गया, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर्स है। जो ऐसा यूनिट है लेंथ का दैट इज मीटर्स। तो जो मीटर है, 1 मीटर यानी कितना, तो ये जो मीटर है ये जो डिफाइंड है ये स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिफाइंड है। पहले जो था उसके लिए पहले क्या किया था, एक प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, प्लैटिनम इरिडियम 2 मेटल्स है ये, तो ये 2 मेटल्स का एक अलॉय बनाया था प्लैटिनियम, प्लैटिनियम नहीं प्लैटिनम, इरिडियम का अलॉय। अलॉय आप लोगों को पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये तो आएगा इस साल आपको केमिस्ट्री में। तो प्लैटिनम इरिडियम का आपने एक अलॉय बनाया था, उस अलॉय का एक पीस रखा था, एक सैंपल रखा था, उसकी लेंथ 1 मीटर थी, ठीक है। बट क्या हुआ, ये सालों साल रखा हुआ सैंपल आजू बाजू से पार्टिकल चिपक रहे थे, इसके पार्टिकल्स आजू बाजू में ये हो रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे, तो इसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रही थी। इसकी लेंथ क्या है कि बहुत छोटा वेरिएशन आ रहा था, बट वेरिएशन आ रहा था, और इसको रख के भी रखा था हम लोगों ने, तो दैट वाज अगेन अ वेरी टीडियस ये। तो इसके लिए क्या किया, अभी कुछ पिछले 15-20 सालों में 1 मीटर की जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी, उसको हमने स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिफाइन कर दिया। क्या डेफिनेशन क्या है, अगेन दैट इज कि आप लोग 10th में पढ़ेंगे अपने यहाँ पे एडवांस में, नहीं तो 11th 12th में आता है, आपको 11th में आता है वो, बट इट इज डिफाइंड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। इसके अलावा लेंथ मेजर करने के और भी यूनिट्स हैं कुछ। सो एक यूनिट हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि 1 AU यानी कितना होता है, तो वो होता है 1.496 into 10⁻11। ये कुछ हेवनली बॉडीज वगैरह अगर आपको देखनी है, कि भाई देखनी इन द सेंस कितने दूर है पता करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, AU को यूज करते हैं, ठीक है। फिर AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद जो नेक्स्ट है लाइट ईयर। So what is 1 light year? It is the distance distance traveled by light What is light year? Light year is the distance traveled by light in 1 year. So it is the distance traveled by light in 1 year. तो एक ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, that distance is called as light year. And we have another unit. हाँ सर साइंटिस्ट इतना रिकॉर्ड कैसे रखते होंगे कि लाइट 1 साल में कहाँ से कहाँ कितने स्पीड पे जा रही है? लाइट की स्पीड हम लोगों को पता है ऑलरेडी, लाइट की स्पीड हम लोगों को वैक्यूम में पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है दैट इज, यानी हम लोग को अप्रोक्सीमेट लेते हैं, हम लोग एग्जैक्टली यूज करते हैं, बट एग्जैक्ट थोड़ी सी फर्क रहती है। अप्रोक्सीमेट 3 into 10⁸8 meters per second इनटू एक साल यानी कितने दिन, 365 डेज, एक दिन में कितने सेकंड, 24 घंटे, और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स। इसको तो पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो यू विल गेट 1 लाइट ईयर। L by B शॉर्ट में दैट इज 1 लाइट ईयर।
तो हमें ओके सर। लाइट ईयर पता है, उससे हम 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं लाइट ईयर डिस्टेंस निकालने के। एक सेकंड, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, एक सेकंड। तो ये लिखा हुआ है हम लोगों ने लाइट ईयर का डेफिनेशन। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, नीचे लिखी हुई है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इसके अलावा there is 1 parsec. 1 parsec is 3.26 light years. Again, that is something that you will need to remember. ये सारी conversions क्या करने पड़ेंगे? अभी तुरंत नहीं भी किए तो धीरे धीरे करके सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। What is AU? Astronomical unit जो है उसकी definition क्या है? AU जो है, it is the mean distance, average, mean यानी क्या हो गया? Average between the center of the earth and the center of the sun. Center of earth और center of sun के बीच का जो distance है, that is said to be 1 AU, 1 astronomical unit. ये जो यूनिट्स थे ये सारे किसके लिए थे? लार्जर क्वांटिटीज के लिए, लार्जर यूनिट, बड़े बड़े यूनिट्स थे। सब पार्सेक किसके लिए यूज करा जाता है? ये सर हेवनली बॉडीज के डिस्टेंसेस और इन सब की चीजों के रिलेशन में यूज किया जाता है। ये सारे जो है ये बड़े वाले यूनिट जो है वो हेवनली बॉडीज वगैरह के रिलेशन में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, छोटे डिस्टेंसेस के लिए, स्मॉलर डिस्टेंसेस के लिए यूनिट्स क्या होते हैं? तो देयर इज 1 फर्मी। 1 फर्मी, Fermi was a scientist actually, Enrico Fermi. So 1 Fermi, which is 1 F, which is 10 raised to power minus, इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। फेम्टो यानी फेम्टो के जैसे और भी प्रीफिक्सेस होते हैं। ये जैसे फेम्टो एक प्रीफिक्स यूज किया ना, आप जैसे ग्राम के पहले मिली लगाते हो, किलो लगाते हो, सेंटी लगाते हो, सेंटीमीटर्स लगाते हो, मीटर्स के पहले जैसे मिली, किलो, सेंटी लगाते हैं, वैसे फेम्टो लगाते हैं। फेम्टो कब लगाते हैं? जब 10 की पावर माइनस 15 के बराबर। तो 1 femtometers is 10 raised to power minus 15 meters. ओके सर। 1 angstrom. ये actually 0 है ना, ऊपर चाहिए। There is 1 angstrom. So 1 angstrom is 10 raised to power minus 10. इसके अलावा जो नॉर्मली प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, किलो, सेंटी, हिका, ये मेका, मेसी, नैनो, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये आएगी हमारी अगले क्लास में। उसके पहले हम लोगों को ये सब बेसिक, हम लोगों को जो यूनिट्स उसमें नहीं आते, ये सारे वो यूनिट्स हैं जो प्रीफिक्सेस वाले नहीं है। फेम्टोमीटर तो फिर भी ठीक है, बट फर्मी कोई प्रीफिक्स वाला यूनिट नहीं है, एंगस्ट्रॉम कोई प्रीफिक्स वाला यूनिट नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक के प्रीफिक्स वाले यूनिट्स नहीं है। तो इसके लिए हमको इनकी वैल्यूज को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, ओके सर। ये वाला जो है लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी आपके प्रिंटेड वाला इसमें लिखा ही है, यहाँ पे लिखा ही है। अगर ये भी कितना होता है ये भी लिखा है मैंने। नोट कीजिए अगर आपने इसको क्लास में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी जितना है नोट कीजिए फटाफट। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो स्लाइडली नोट करने को टाइम ज्यादा लगेगा, फटाफट करके नोट कीजिए। सर हाँ सर, आप 2 मिनट लास्ट नेक्स्ट पेज पे जा, मतलब प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं? मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता, मेरा वो लिखना बाकी है। एंड में सब कर लेंगे, पर पहले अभी ये नोट कर। ओके सर।
सर पार्सेक में 10 की पावर क्या पार्सेक में 10 की पावर क्या है? 16। ओके सर। सर डन। सर वेट, लिखो लिखो फटाफट लिखो। Sir, done. नेक्स्ट इज मास। मास में क्या हो गया, तो किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए क्या किया, जैसे लेंथ के लिए ये प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय था, तो मास के लिए भी किलोग्राम वाज द मास ऑफ अ शाइनी पीस ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय kept in a special glass case at the International Bureau of Weights and Measures। तो ये उसकी फोटो है। तो ये जो अंदर ये जो ग्लास का ये जो शाइनी पीस रखा हुआ है ये वाला अंदर, so this is platinum iridium alloy का ये जो था ये स्टैंडर्ड 1 kg का स्टैंडर्ड है, ऐसा डिफाइन किया गया था। ये कब किया गया था? दिस वाज डिफाइंड इन 1889 में डिफाइन किया गया, ठीक है। बट क्या हुआ, platinum iridium alloy is seen to pick up microparticles of dust and is also affected by atmosphere causing its mass to change। तो हमने जब स्टैंडर्ड यूनिट्स के लिए जो कंडीशंस पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि इट शुड बी कंसिस्टेंट, नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होता था कि डस्ट के पार्टिकल्स इसके ऊपर चिपक रहे थे, वो ले रहा था, और उसके एटमॉस्फेयर की वजह से भी उसके मास में चेंजेस आ रहे थे, तो वो स्टैंडर्ड नहीं था। इसलिए हम लोगों ने एक नई डेफिनेशन दी। ये नई डेफिनेशन मास की अभी पिछले कुछ 5-7 सालों में ही एक्सेप्ट हुई है, शायद लास्ट ईयर मास की ये सेकंड की डेफिनेशन अपडेट मुझे याद नहीं, बट लास्ट ईयर ही 2019 में नई डेफिनेशन ऑफ मास या दोनों से एक की नई डेफिनेशन अभी एक्सेप्ट की गई है। ये जो डेफिनेशन दी गई है, दिस वाज डिफाइंड ऑन द टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, मास कैसे डिफाइंड है, ये अभी हमारे स्कोप के हमारे प्रोग्राम के बाहर है, बस हमने लिख लिया है। ये भी चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूछेंगे क्या है मास कैसे डिफाइंड है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो मास जो है वो एक प्लैटिनम इरिडियम के अलॉय में डिफाइन किया गया था पहले एक सैंपल पे 1 kg का, बट फिर अभी क्या किया कि उस सैंपल का मास थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा था, तो फिर क्या किया, उसको डेफिनेशन चेंज की गई, उसमें 1 किलो उसको प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स पे मास को डिफाइन किया। इसमें मास में जो छोटे बड़े यूनिट्स यूज होते हैं, नॉर्मल टर्न्स क्विंटल्स तो पता ही है, बट बाकी स्मॉलर मास के लिए 1/12 द मास ऑफ अ C12 के 1/12 मास को हम लोग बोलते हैं 1 एटॉमिक मास। Sir, can you repeat? C12 कार्बन, जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 C12 किसको बोलते हैं, दैट इज कार्बन। अभी आप लोगों ने आइसोटोप्स वगैरह नहीं पढ़ा होगा शायद, तो कार्बन के अलग-अलग आइसोटोप्स होते हैं, तो जो हमारा नॉर्मल कार्बन होता है दैट इज C12 इटसेल्फ,
तो वो एक कार्बन जो है उसका जो एटॉमिक उसका जो मास है तो 1 उसको उसके मास का 1/12 मैंने यहाँ सिर्फ कार्बन एटम लिखा है, बट कार्बन एटम से मेरा मतलब वो आइसोटोप जब आप पढ़ोगे तब आपको C12 C14 का मतलब समझ में आएगा। तो हम C12 की बात कर रहे हैं, तो उसका जो 1/12 है इसको हमने डिफाइन किया गया है 1 क्लियर है सबको? सर हाँ ये C12 डायनासोर के फॉसिल्स में भी मिलता है ना शायद? C14 यूज होता है फॉसिल के लिए ना, एजेस के लिए। हाँ तो C14 होता है। ओके। C14 is a radioactive isotope, कार्बन डेटिंग में C14 रेडियोएक्टिव है, वो C14 है जो C14 और C12 का रेशियो देखता है एक्चुअली कार्बन डेटिंग। ओके सर। नेक्स्ट इज 1 AMU। तो 1 AMU is what 1.67 into 10 raised to power minus 24। नोट कीजिए ऊपर की डेफिनेशन, ऊपर की जो भी टर्म्स थी वो नोट करने की जरूरत नहीं है। मास के लिए बस इतना ही नोट कीजिए कि डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट, और फिर स्मॉलर मासेस के नीचे वाला इतना ही नोट करना है आपको मास के रीडिंग में। Sir, we have to write this. Sir, we have to write this. तो कैलकुलेट डिस्प्ले किया मैंने, बताइए आप टेक अनदर गेस। बोला ना नोट कीजिए करके। नहीं 2 मिनट, एक सब टॉपिक और करने वाले हैं। ओके सर। नेक्स्ट इज टाइम। तो जो टाइम की डेफिनेशन है कि पहले जो 1 सेकंड की डेफिनेशन है टाइम का, जो ऐसा यूनिट है दैट वाज 1 सेकंड। तो जो 1 सेकंड की पुरानी डेफिनेशन है दैट वाज डिफाइंड एज दिस मच 1/86,400 टाइम्स of a mean solar day. So mean solar day में यानी average solar day। तो एक दिन की जो टोटल ड्यूरेशन रहता है उसके 1/86,400 सेक्शन को हमने 1 सेकंड बोला था। बट ये डेफिनेशन अगेन इज नॉट 100% एक्यूरेट। तो अभी जो नई डेफिनेशन है वो इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन इन सीजियम एटम। आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि कोई एटम में क्या होता है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में जाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं।
तो ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो कितने टाइम में कितने ट्रांजिशन होते हैं, क्या होता है, उसके बेसिस पे सीजियम एटम में क्या होता है उसके बेसिस पे एक सेकंड को डिफाइन किया है। तो दिस इज अ, आपको दिख रही होगी ये पोर्टेबल सीजियम क्लॉक है, और ये अभी बड़ी सीजियम क्लॉक है जो नॉन पोर्टेबल है, दैट इज द सीजियम क्लॉक। तो यू कैन सी कि कितना वो हाउ ट्रिकी दैट इज। ये जो सीजियम क्लॉक है दिस कॉस्ट्स अ फ्यू 100 crores और समथिंग, इस तरीके की कुछ तो भी शायद कॉस्ट होती है, मुझे भी अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, बट यस इट कॉस्ट्स अ फ्यू 100 crores टाइम, कुछ तो भी उसका कॉस्ट रहता है। There has been a cheaper one which is there, very cheaper one, पता नहीं मुझे, ठीक है, but ठीक है, cesium is the cesium के transition पे it is defined, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए, okay, goodbye. Bye, sir. सर ये लिखना नहीं है। Sorry, sir, can you please repeat it? So can you show Explain, sir. formula? Sir, can you please repeat it? इसमें देखिए क्या होता है कि आप उसके डिटेल में भी जाइए ही मत कि सीजियम क्लॉक वर्क कैसे करती है। इट इज जस्ट दैट कि क्लॉक की जो डेफिनेशन है दैट इज बेस्ड ऑन सीजियम एटम के ऊपर वो बेस्ड होती है। अभी आप कितना भी याद रखेंगे दैट इज आल्सो मोर देन सफिशिएंट। आपको नोट क्या करना है उसमें, बस ये दो लाइंस आपको नोट करनी है, ये दोनों लाइंस आप नोट कर लीजिए। Yes, sir.